हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में लाल वृक्ष की जड़ का पहला भाग। लाल वृक्ष की जड़। बहुत समय पहले चंद्रपुरी का राजा था चंद्रदेव। राजकुमार अभय सिंह राजा की इकलौती संतान था, किंतु बुरी संगत तथा चापलूसों के बीच रह रहकर वह क्रूर तथा घमंडी स्वभाव का बन चुका था। राजा चंद्रदेव इस बात से बिल्कुल अनजान प्रजा की उन्नति एवं भलाई के कामों में लगे थे। इस साल पड़े भयानक अकाल को देखते हुए हमने आपका सारा लगान माफ कर दिया है। राजा चंद्रदेव जिंदाबाद। पर एक दिन मेरे बेटे, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना करें पिताजी, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छा वैद्य से आपका इलाज करवाने का प्रबंध करता हूँ। राजकुमार, इस काम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। ठीक है महामंत्री जी। और देखो वैद्य जी, राजा की बीमारी का इलाज तुम्हारी दवा से नहीं बल्कि हमारी इस दवा से होगा। मगर इसमें तो धीमा जहर है। नहीं, दवा है। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये मेरा हुक्म है कि पिताजी को यही दवा दी जाए। आपका हुक्म तो मानना ही होगा राजकुमार जी। शाबाश। और ये लो अपने इनाम का हिस्सा, बाकी दवा देने के बाद, समझे। ये काम ज़रा होशियारी से करना। आप बेफिक्र रहें। कुछ दिनों बाद, अब वह दिन दूर नहीं राजकुमार, जब शीघ्र ही तुम्हारा राज तिलक होगा। हाँ महामंत्री, अगर तुम्हारे कहने से मैं उस बुड्ढे को धीमा जहर न देता रहता तो वह सर्प की तरह कुंडली मारा न जाने कितने वर्ष और राजगद्दी पर बैठा शासन करता रहता। और एक दिन, दाई माँ, पिताजी चल बसे। दुखी मत हो मेरे बच्चे। अभय की माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी, अतः दाई माँ ने ही उसे पाला था। दाई माँ का भी एक लड़का था, विजय। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे राज्य में स्तब्धता छा गई। ईश्वर महाराज की आत्मा को शांति प्रदान करे। उधर महल के एक कक्ष में आज हमारी योजना सफल हुई राजकुमार। पर हम राजा कब बनाए जाएंगे महामंत्री। शीघ्र ही। आहा, अब सर्वत्र मेरा ही राज होगा। फिर वह दिन भी आ पहुंचा। बधाई हो महाराज। चुप रहो बेवकूफ, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। राजा बनते ही उसने प्रजा पर जुर्म ढाने शुरू कर दिए। ये लोग इस वर्ष का लगान नहीं दे रहे हैं महाराज। कहते हैं आपके पिताजी ने सारा लगान माफ कर दिया था। इनकी ये जुर्रत। सेनापति जी, लगान के रूप में इनके घरों का सारा कीमती सामान उठाकर शाही खजाने में जमा करा दो, और अगर कोई बीच में हस्तक्षेप करे तो कोड़ों से उसकी खाल खींच लो। दुहाई हो महाराज, दया हो महाराज, दया। जो आज्ञा महाराज। हा, ले जाओ इन्हें यहाँ से। दिनों दिन राजा अभय सिंह का जुर्म प्रजा पर बढ़ता ही चला गया। लूट लो इसके घर को। उधर भीतर ही भीतर महामंत्री अपने बेटे शत्रुघ्न के साथ मिलकर अपना एक अलग ही जाल बुन रहा था। देखो बेटे, अब समय आ गया है जबकि हमारा बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। वह कैसे पिताजी। हमारे कहने में आकर जो कुछ भी अभय ने किया उससे प्रजा भड़की हुई है। ऐसे में हम पड़ोसी राजा वीर भान के साथ मिलकर महल पर धावा बोल दें तो प्रजा शहर हमें राजस्व चुन लेगी। तुम तुरंत मेरा ये संदेश राजा वीर भानु के पास ले जाओ तथा उनसे जवाब लेकर ही आना। जी पिताजी। मुझे लगता है महल में कोई गंभीर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे माँ को सब बातें बता देनी चाहिए और हमें शीघ्र ही महाराज को षड्यंत्र से अवगत कराना होगा। माँ, ओह, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रात होते ही दोनों अभय सिंह के कक्ष में पहुंचे। दाई माँ, आप इस वक्त यहाँ। बात ही ऐसी है बेटा। महामंत्री वीर भानु से मिलकर तुम्हें मारकर तुमसे राजगद्दी छीन लेना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है राजकुमार, मैंने खुद सुना है। महामंत्री का बेटा संदेश लेकर जा चुका है। ओह, अब मैं क्या करूं। फौरन महामंत्री को उसके बेटे को गिरफ्तार करवा लो। अगले ही क्षण। सेनापति, महामंत्री और उसका पुत्र जहां कहीं भी दिखाई दे उन्हें फौरन हिरासत में ले लो। जी महाराज। महामंत्री के कक्ष में। अरे, सेनापति इधर क्यों आ रहे हैं। क्या बात है सेनापति गंगा सिंह। महाराज ने मुझे आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ओह, तो आप च्यूटी के भी पार निकल आए हैं। लेकिन फिक्र मत करो सेनापति, हमारा पुत्र अभी आता ही होगा। उसके आने पर ही हम कुछ फैसला करेंगे। लो, वह आ गया। क्या खबर लाए हो शत्रुघ्न। वीर भानु का कहना है पिताजी कि आप तुरंत आक्रमण करें। वे अपनी फौजें भेज रहे हैं। सुन लिया सेनापति, जाओ और हमले की तैयारी करो। और फिर आक्रमण। अरे, ये तीव्र शोर कैसा। कहीं दुश्मन ने आक्रमण तो नहीं कर दिया। तभी गजब हो गया महाराज, अपनी ही फौज हम पर टूट पड़ी है और उसका साथ पड़ोसी देश की सेनाएं दे रही हैं। क्या।
अब शायद कुछ ना हो सकेगा बेटे। तुम फौरन गुप्त द्वार से भाग जाओ। मैं दुश्मन को रोकता हूँ नहीं। जिस गद्दी को पाने के लिए मैंने अपने प्यारे पिताजी को धीमा जहर देकर मार डाला, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या मैंने कभी मैंने कभी सोचा भी ना था कि जिसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर चाहा वह अपने पिता का कातिल होगा। मैं पागल हो गया था दाई माँ। मुझे इसके लिए महामंत्री ने भड़काया था। किंतु अब पछताने से क्या लाभ। ये लोग तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। अगर तुम फिर से अपना खोया राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो भाग जाओ अभय। तुम्हें मेरी कसम। दाई माँ, दुश्मन इसी ओर आ रहा है राजकुमार। भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। तुम भी भाग जाओ माँ। हे भगवान। तभी ओ माँ, मेरे बच्चे। पकड़ लो इस बुढ़िया को। बता बुढ़िया, कहाँ है अभय सिंह? मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगी। इसे महामंत्री के पास ले चलो। ओ दाई माँ, कमीने, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। महाराज, अभय सिंह हमारे हाथों से बच निकला है, पर मुझे लगता है कि उसका पता ठिकाना ये बुढ़िया जानती है। क्यों दाई माँ? अभय सिंह कहाँ जा छिपा है? नहीं जानती, और अगर जानती भी तो तुझ जैसे नीच पापी को कभी ना बताती। खामोश बुढ़िया, इसे काल खोटरी में डाल दो। और सेनापति, तुम अभय सिंह की तलाश में आकाश पाताल एक कर दो। उसका जिंदा रहना भविष्य में हमारे लिए घातक हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। उधर राजकुमार अभय सिंह, मुझे जल्दी से जल्दी अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी ओह, भूख प्यास के कारण मेरा सिर चकरा रहा है। उफ, मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। और अभय सिंह बेहोश हो गया, पर घोड़ा कहीं नहीं रुका। फिर जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक विशाल आलीशान कमरे में पाया। ये मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ? कहीं मैं अपने दुश्मनों की कैद में तो नहीं हूँ? पता नहीं मेरे घोड़े का क्या हाल होगा। मैं बड़ा पापी हूँ। काश मैं दुष्ट महामंत्री की बातों में ना आया होता, किंतु मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। खक खक खक, कोई द्वार खोल रहा है। कौन हो सकता है, दोस्त या दुश्मन? डरो नहीं युवक, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। पर तुम हो कौन, यह बताने का समय नहीं है राजकुमार। अगर मेरे माता पिता माँ बाप ने मुझे यहाँ देख लिया तो वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हारे घोड़े को भी वे खा चुके हैं। ओह, मगर ये आवाज़, हा हा हु हा हा हु। ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जल्दी यहाँ से भाग चलो राजकुमार। उन्होंने हमें देख लिया है। तेज भागो राजकुमार। वह देखो, एक झोपड़ी। तपस्वी ही तपस्या के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं। अगर यहाँ भी कोई तपस्वी हुआ तो वह हमें तुम्हारे माता पिता से छुटकारा दिला सकता है। यहाँ सचमुच तपस्वी है। उठो बच्चों, कौन हो तुम? आप तो अंतर्यामी हैं, हमारी मदद कीजिए बाबा। हु हा हा। ओ, समझा। चिंता मत करो बच्चों, अभी सब ठीक हुआ जाता है। मुनि ने धूनी में से एक चुटकी राख उठाकर हवा में उछाली। जाओ, उन दुष्टों को यहाँ से भगाओ। और उफ, ये कैसी मुसीबत, भागो। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो बच्चों, पर तुम हो कौन? और बेटी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन क्यों बन गए? हाँ, ये तो मैं भी इससे जानना चाहता हूँ कि इसने मेरी जान क्यों बचाई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है राजकुमार। हम वह कहानी सुनना चाहते हैं। हाँ बेटी, मैं राक्षस पुत्री नहीं हूँ, बल्कि राजा वीर भानु की बेटी स्नेहलता हूँ। क्या? क्या तुम उसी वीर भानु की पुत्री हो जिसने महामंत्री के साथ मिलकर मेरे राज्य पर हमला किया? मैं ये सब नहीं जानती। खैर, अब आगे बताओ। मैं बहुत सुंदर और अच्छी निशानेबाज थी। चाहती थी कि मुझे पति भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज ही मिले। पिताजी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने मेरे लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। पिताजी ने घोषणा की, जो कोई भी पेड़ पर लटके चांदी के सिक्के में अंकित व्यक्ति की आंख में निशाना लगा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। परंतु प्रतियोगिता में केवल एक बदसूरत साधु ही सही सही निशाना लगा सका। लेकिन मैं ये सोचकर घबरा गई कि अब मुझे अपना सारा जीवन बदसूरत के साथ बिताना होगा। यह सोचकर मैंने वरमाला उसकी बजाय पास बैठे एक सुंदर राजकुमार के गले में डाल दी। यह देखकर महर्षि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। तुझे अपने जिस रूप पर इतना घमंड है, जा, वह इतना बदसूरत हो जाएगा कि तू राक्षसी लगने लगेगी। नहीं महर्षि, क्षमा करें। मेरे हाथ मेरे तथा सबके गिड़गिड़ाने पर उन्होंने अपना श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन उसके छुटकारे का उपाय बता दिया। क्या है वह उपाय? उन्होंने मुझे बताया कि इस श्राप के कारण मैं एक राक्षस परिवार में पलूंगी। फिर वह राक्षस एक राजकुमार को कैदी बनाएगा। अगर उस कैदी को मैं शादी के लिए तैयार कर लूं और वह लाल वृक्ष की जड़ लाकर मुझे खिलाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। बोलो राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ विवाह के लिए तैयार हो? ना सिर्फ तैयार ही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें श्राप से भी छुटकारा दिलाऊंगा। लेकिन लाल वृक्ष मुझे मिलेगा कहाँ, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। खतरनाक बौनों के देश के पार एक पर्वत है जिस पर एक ऋषि रहते हैं। वे तुम्हें उस वृक्ष के बारे में बताएंगे। और यह माला अपने पास रखो।
ये तुम्हें उन क्रूर तथा खतरनाक बौनों की निगाहों से अदृश्य रखेगी। धन्यवाद बाबा। उसके बाद मुनि से आज्ञा लेकर वह चल पड़ा। जब तक लाल वृक्ष की जड़ लेकर मैं न लौटूं, तुम यहीं रहना राजकुमारी। ईश्वर तुम्हें सफल करे। काफी समय चलने के पश्चात शायद मैं भौनों के देश के करीब आ पहुंचा हूं। अदृश्य कर देने वाली माला पहन लेनी चाहिए। अरे, क्या यही वे खतरनाक बौने हैं? इन सब की उदासी का क्या कारण होगा? मालूम करना चाहिए। ना जाने कब महाराज की बीमारी ठीक होगी। तो ये मामला है। महाराज हंसते हैं तो हंसते ही चले जाते हैं, रोते हैं तो रोते ही हैं। कैसी अजीब बीमारी है। मैं आज महाराज के दर्शन करने जाऊंगा। हम भी आपके साथ चलेंगे मुखिया जी। उनके साथ अदृश्य अभय भी महल तक जा पहुंचा। इतना सुंदर महल, अविश्वसनीय है। भीतर की बातें सुनने की कोशिश करूं। वाह, इस खिड़की से मैं भीतर भी देख सकता हूं। महाराज, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तुम बदसूरत हो, मैं बदसूरत हूं। सब दफा हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हु। बेचारा मुखिया तथा अन्य लोग महाराज से बिना मिले ही लौट गए। कुछ पल बाद महाराज को महारानी जी ने याद किया है। ओह सेनापति, तुम सुंदर हो, हम सुंदर हैं। तो ये है इसकी बीमारी। तभी राज्य के प्रधानमंत्री की सवारी वहां पहुंची, पर जैसे ही वह महल के भीतर घुसने लगा, ए ठहरो। कौन? मेरा नाम अभय है। मैं तुम्हारे महाराज की बीमारी चुटकी बजाते दूर कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो तुम हमें अपना दोस्त समझकर हमारे सामने आओ। ये लो। क्या सचमुच तुम उनकी बीमारी दूर कर दोगे? अवश्य। राजा जी को बाहर लेकर आओ। ठीक है। महाराज के पास सूचना भिजवाई गई। वे सेनापति के साथ महल से बाहर निकले। यह आईना देखिए महाराज। ओह, हम सुंदर हैं। हाँ हाँ हाँ, हम वास्तव में सुंदर हैं। जाओ सेनापति, आज पूरे नगर में दिवाली मनाओ। इस दैत्य शरीर के युवक का स्वागत करो। ओह, महाराज ठीक हो गए? पर यह हुआ कैसे? तुम्हारे राज्य में अधिकांश लोग बदसूरत हैं। राजा जब बदसूरत बौनों को देखते हैं तो खुद को बदसूरत महसूस कर उदास हो जाते थे, और सुंदर को देखते ही खुद को सुंदर समझ प्रसन्न हो जाते थे। यही इनकी बीमारी थी और इलाज था ये आईना। तो क्या हम भी इसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह। फिर एक एक कर सब उस आईने में अपनी शक्ल देखने लगे। कितना बदसूरत, वाह, अति सुंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लाल वृक्ष की जड़ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।